नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। संसद के मानसून सत्र में मणिपुर की घटना को लेकर लगातार हंगामा जारी है। दरअसल विपक्ष इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग पर अड़ा है। इस बीच खबर है कि कल 24 जुलाई सोमवार को विपक्ष ने इसी सिलसिले में संसद के दोनों सदनों के फ्लोर लीडर की सुबह 10 बजे एक अहम बैठक बुलाई है। इसके साथ ही विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसद पीएम के बयान की मांग को लेकर संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करेंगे। वहीं इससे पहले गुरुवार और शुक्रवार को संसद की कार्यवाही मणिपुर के मुद्दे पर हंगामे के बाद स्थगित कर दी गई थी। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार हैं, लेकिन यहाँ बात नियमों पर अटक गई है। दरअसल विपक्ष की मांग है कि मणिपुर के हालात पर लोकसभा और राज्यसभा में नियम 267 के तहत बहस हो। वहीं सरकार नियम 176 के तहत चर्चा कराना चाहती है। अब अगर 176 के तहत इस पर बहस होती है तो इस पर अल्पकालिक अवधि के लिए यानी कि करीब 2.5 घंटे तक चर्चा होगी और इसमें बहस के बाद वोटिंग नहीं होती और संबंधित मंत्री ही उस पर जवाब देते हैं। वहीं नियम 267 के तहत बहस होने पर सदन का बाकी कामकाज स्थगित हो जाता है और केवल एक ही मुद्दे पर बहस जारी रहती है। वहीं बहस खत्म होने पर अंत में वोटिंग भी होती है। बीते करीब 2.5 महीने से मणिपुर में हो रही हिंसा और इसे रोकने के उपाय पर आयरन लेडी के नाम से मशहूर रही मणिपुर की बेटी इरोम शर्मिला ने अपनी राय दी है। इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान इरोम शर्मिला ने हिंसा के पीछे युवाओं पर नशे के असर और बेरोजगारी की बड़ी वजह बताया। इरोम ने कहा कि राज्य में लोगों की समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी का एक हिस्सा उग्रवादियों को जाता है। ऐसी स्थिति में लोगों का मन अशांत है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की। इसके साथ ही हिंसा खत्म करने के उपाय को लेकर पूछे गए एक सवाल पर इरोम शर्मिला ने कहा कि प्रधानमंत्री को राज्य के विधायकों से बात करनी चाहिए और तनावपूर्ण मुद्दों पर जोर देना चाहिए। इरोम ने राज्य के प्रतिनिधियों से जिम्मेदारी लेने और शांति बहाल करने के लिए काम करने की भी अपील की। आयरन लेडी ने बताया कि मैतई और कुकी समुदाय के बीच संघर्ष नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। दोनों नफरत से भरे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पड़ोसी राज्यों को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हाँ, वे शांति के लिए कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि केंद्र सरकार जानबूझकर मणिपुर की स्थिति को अनदेखा कर रही है। राज्य में तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत है। हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर को लेकर केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर की घटना पर संसद में तथ्यों को रखेगी। किरेन रिजिजू ने इंटरनेट पर वायरल उस वीडियो के बारे में बोलने से इनकार कर दिया जिसमें कुछ लोगों को 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाते हुए देखा जा सकता है। कांगपोकपी जिले में 4 मई को हुई घटना को लेकर किसी भी विवाद में पड़ने से इनकार करते हुए रिजिजू ने संकेत दिया कि संसद के बाहर इस मुद्दे पर चर्चा करना अनुचित होगा। घटना पर सवाल पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संसद में जिस भी मामले पर चर्चा होगी हम अपनी बात रखेंगे, लेकिन अभी मैं इस मामले पर कुछ भी नहीं कह सकता। उन्होंने आगे कहा कि वह यहाँ रोजगार मेले के लिए आए हैं और कोई अन्य टिप्पणी नहीं करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मणिपुर की घटना को लेकर पीएम मोदी द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार किया है। दरअसल गुरुवार 20 जुलाई को अपनी चुप्पी तोड़ते हुए हिंसा प्रभावित मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस क्रूर घटना से पूरा देश शर्मसार है। चाहे घटना राजस्थान, छत्तीसगढ़ या मणिपुर में हो, किसी भी राज्य सरकार में राजनीतिक विवादों से ऊपर उठकर कानून के शासन और महिलाओं के सम्मान के महत्व को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। वहीं प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी और बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि मणिपुर की घटना से देश शर्मिंदा है। पूरी दुनिया में देश की इज्जत खराब हुई है। मणिपुर में जिस तरह महिलाओं का अपमान हुआ प्रदेश चल रहा है, उसकी तुलना प्रधानमंत्री ने राजस्थान से कर डाली। ऐसा होता है क्या? वहाँ 79 दिन से दंगे हो रहे हैं। पीएम ने एक शब्द नहीं बोला। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तब जाकर बोले। गहलोत ने शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पीएम कह रहे हैं कि मणिपुर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सीएम कानून व्यवस्था पर ध्यान रखें। अब बताइए कहाँ मणिपुर और कहाँ राजस्थान? ऐसा कहकर पीएम ने राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट की है। पीएम कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों को शर्मसार होना पड़ रहा है। जनता शर्मिंदा नहीं है, वो तो दुखी है आपकी सरकार के कारनामों से, लापरवाही से। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान मिनिमम गारंटी
योजना लागू करने वाला पहला राज्य है। कल ही बिल पास कर एक्ट बनाया है। बुजुर्ग, असहाय सहित आम आदमी को मिनिमम आय की गारंटी होनी चाहिए। यह एक्ट पूरे देश में लागू हो, इसके लिए पीएम मोदी को पत्र भी लिखा था। अब हमारी सरकार बनने पर सोशल सिक्योरिटी योजनाओं को आगे और बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा अर्चना करने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा की मांग वाली याचिका को सुनवाई योग्य माना था, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। वहीं अब सोमवार 24 जुलाई को मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग करेगा। इसके अलावा ज्ञानवापी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी वाराणसी की जिला अदालत से शुक्रवार 21 जुलाई को आए परिसर के एएसआई से साइंटिफिक सर्वेक्षण के आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगा। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष की याचिका में वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानवापी से संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगाने की गुहार लगाई गई है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने शनिवार 22 जुलाई को कहा कि वह अगला लोकसभा चुनाव हाजीपुर से लड़ेंगे। उन्होंने साथ ही अपने भतीजे चिराग पासवान के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि वह अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान की सीट यानी हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। पशुपति पारस ने अपनी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्हें विश्वास है कि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए इस सीट पर उनके दावे का समर्थन करेगा, न कि चिराग का, जो भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बने हैं। पारस ने कहा कि मैं एनडीए का हिस्सा हूं और इसमें कोई संदेह नहीं है। चिराग भले ही दिल्ली में एनडीए की बैठक में शामिल हुए हों, लेकिन उन्हें संसद के अंदर हुई गठबंधन के सांसदों की बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। यही सब कुछ बताता है। 71 वर्षीय पारस ने मीडिया के एक वर्ग में आई उन खबरों को भी खारिज कर दिया कि वे चिराग के साथ जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए राज्यसभा के रास्ते संसद जा सकते हैं या फिर राज्यपाल बन सकते हैं। पारस ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत मुझे हाजीपुर से अगला चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती। इसके विपरीत जितनी भी खबरें हैं वे बारिश के दौरान मेंढकों के शोर मचाने जैसी हैं। चुनावी वर्ष होने के कारण आपने ऐसी खबरें सुनी हैं, लेकिन इनका कोई आधार नहीं है। गुजरात के जूनागढ़ में शनिवार 22 जुलाई को बादल फटने के बाद तबाही का मंजर देखने को मिला, जिसके बाद कई कार और मवेशी पानी की तेज धार में बह गए। वहीं मौसम विभाग ने आज 23 जुलाई को भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जानकारी के मुताबिक पहली बार जूनागढ़ में इस तरह का खौफनाक दृश्य देखने को मिला, जहां गाड़ियां पानी में तैरती हुई नजर आईं और लोगों के घरों में पानी घुस गया। नवसारी और जूनागढ़ जिले बारिश से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। इतना ही नहीं, जूनागढ़ में पानी का बहाव इतना तेज था कि बुजुर्ग पानी में बह गए, जिसके बाद गुजरात पुलिस के जवानों ने बुजुर्ग को रेस्क्यू किया। बारिश के कारण कई आवासीय क्षेत्रों और बाजारों में पानी भर गया है और लोग सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने के लिए कमर तक पानी में चलते हुए नजर आए। राज्य आपात अभियान केंद्र ने बताया कि जिले के नवसारी और जलालपुर तालुका में सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक क्रमशः 303 और 276 मिलीमीटर बारिश हुई है। राज्य आपात अभियान केंद्र के मुताबिक देवभूमि, द्वारका, भावनगर, भरूच, सूरत, तापी, वलसाड़ और अमरेली जैसे कई जिले हैं जहां शनिवार को भारी बारिश हुई। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।